तो हम कब तक इसी इंतजार में रहेंगे कि कोई बाहर से आएगा और उसके बाद हमें एजुकेट करेगा। अब प्रिंसिपल हमें सेक्रीफाइस कर दिया अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो ये एक दीमक कितना पूरी सोसाइटी को खा जाता है। जो तालीम देने वाले इदारे हैं उनका मकसद तो पैसे कमाना है, उनका वो मकसद तो पूरा हो रहा है। जो बड़ा सोसाइटी का पार्ट बन के चलना सीखना पड़ेगा इसी को। जो उनके एथिक्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स हैं, उससे तो दूर होते जा रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उम्मीद बहार। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अमजद और मेरे साथ मौजूद हैं गयासुद्दीन जी। गयास, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। जी शुक्रिया। अच्छा, आज हमें आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हम आज भी एक हजूम की शक्ल में नजर आते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, एक कौम वाली आपको फीलिंग नहीं मिलती। नेशन ऐसे लगता है जैसे मिसिंग है। कंट्री तो है लेकिन उसमें रहने वाले जो है वो एक क्राउड है, नेशन नहीं है। इस पे हम चाह रहे थे कि आज थोड़ी सी बात करें कि ये क्या इसके रीजंस है, क्या इसकी जो है वजह है। मेनली अगर गयास में आपसे पूछूं तो क्या आपको नजर आता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज तक हम एक कौम नहीं बन पाए? जी शुक्रिया बिलाल। सबसे जो हमारी सोसाइटी का इम्पोर्टेंट इशू और जो बात है ना वो यही है। इसी में हमारी तरक्की और तनज़्ज़ुली के राज छुपे हैं। अब देखें, इसमें मैं सबसे पहले कोट करना चाहूँगा हमारे मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखें, जब वो बाहर गए, यूरोप गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा वहाँ गुजारा। उन्होंने वापस आके जिसको सम अप किया, उन्होंने कहा वहाँ यूरोप में मैंने इस्लाम तो देखा, मुसलमान नहीं थे। यहाँ वापस आते हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें राज मुज़मिर हैं। अब कहने का ये मतलब है, अगर हम आज अपनी सोसाइटी में बाहर सड़क पे या कहीं बाहर आउटडोर्स में निकल जाए, हमें नजर आएगा हजूम है, शोर शराबा, धुआं, मतलब कि हमें कोई सेंस, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। अब देखें ना, एक क्राउड और कौम में फर्क है कि उनकी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है और उनकी हर चीज असूल, ज़ाब्ता, कानून के तहत चलती है। हम एक शुतर बेमहार की तरह, हमारे जिंदगी के किसी पहलू में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हम आसानी देखते हैं कि जहाँ पे आसानी से काम हो सके, पैसे देके हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो रिश्वत से, मतलब कि डिफरेंट वेज ढूंढते हैं, असूल परस्ती से हम भागते हैं। इसी की वजह से हमारे जो है ना, हम पीछे रह गए हैं। और जो बाद में और जिनके पास जो वसाइल नहीं है, स्कैंडिनेवियन है या यूरोपियन कंट्री है या अमेरिकन में, कोई वसाइल हमारे साथ ज्यादा नहीं है, या अल्लाह पाक ने उनके कोई वहां पे जो लोग पैदा होते हैं उनके दिमाग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि हमें कम दिमाग वाला पैदा करके भेजा है। वो सिर्फ उन्होंने असूल ज़ाब्तों पे चलना सीख लिया, कानून की हुक्मरानी को अपना लिया, तो आगे निकल गए हैं। हमारे वही लोग 1 करोड़ जो हमारे यहाँ पे इस मुआशरे से, सिर्फ पाकिस्तान से उन मुल्कों ममालिक में गए हैं, वहां पे उनको असूल ज़ाब्ता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल मिले हैं, उन्होंने भी तरक्की करनी शुरू कर दी है। ये कहने का ये मतलब है कि हमारे कोई डीएनए में प्रॉब्लम नहीं है, ये इस खित्ते में असूल परस्ती का मसला है। गयास, इसमें जो मुझे फील होता है ना वो ये है कि हम लोग जो हैं, मतलब जो हुक्मरान है वो शायद अवाम को कसूरवार ठहराते हैं, अवाम जो है वो हुक्मरान को कसूरवार ठहराते हैं। पर्सनली मुझे ये फील होता है कि जब भी अगर एक ऐसे नेशन बननी हो ना, तो उसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच ही आ सकती है कि पहले आपके ऊपर वाले लोग ठीक होंगे जिन्होंने सिस्टम इंप्लीमेंट करना, और फिर आप एक अवाम को सिस्टम देंगे। या बार बार अवाम को कह दिया जाता है कि शायद उनमें कोई प्रॉब्लम है, जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। बार बार उनको ये एक बात जो है बावर कराई जाती है। बिल्कुल ऑब्वियस बात है ना। आप देखें, इसमें भी हमें अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से तरबियत और वहां से गाइडेंस लेनी चाहिए। पहले वो अल्लाह पाक ने उनकी 40 साल जिंदगी, जो निजी जिंदगी है जिसमें उन्होंने रसालत का या नबूवत का ऐलान नहीं किया था, वो पहले सबके सामने रखी। जब देखे ना, जब वो पहाड़ी पे चढ़े, उन्होंने कहा मैं अगर तुम्हें को इसके पीछे लश्कर है, आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, आप अगर कहेंगे तो हम मान लेंगे। यानी कि इस बार में सारा राज छुपा है। नबी पाक का ये सवाल पूछने में उनकी पिछली 40 साल की जिंदगी और आने वाले जो 23 साल जो उन्होंने नबूवत के बाद गुजारने थे, उसका राज सिर्फ इस एक क्वेश्चन में, यानी कि करैक्टर बिल्डिंग जो हमारी नेशन में एक इंडिविजुअल की करैक्टर बिल्डिंग की जो हमारे अंदर जो प्रोसेस वो मौजूद नहीं है, क्योंकि उस सोसाइटी का वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारी सोसाइटी अब मटेरियल ड्रिवन हो चुकी है। करैक्टरिस्टिक्स जो है एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के जो करैक्टर जो है, वो उसकी अहमियत कम होती जा रही है दिन ब दिन। उसके जेब में क्या है, उसकी मटेरियल बिलोंगिंग्स क्या है, उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है
ये तो किसी सोसाइटी को दीमक की तरह खा देती है। अब जो टॉप टू बॉटम आपने कहा, देखे ना, नबी पाक ने सबसे पहले जितने भी असूल हैं, कवानीन हैं, ज़ाब्ते हैं जो इस्लाम में भी हैं, अपनी जात पे अप्लाई किए, फिर वो लोगों को कहा कि ये करते जाओ, बल्कि बहुत सारे तो उनको देख के ही अपनाते चले गए। इसमें सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है कि जब उनसे पूछा कपड़े का, वो ये कि पहले उन्होंने अपने आप को जवाबदेही के लिए पेश किया, फिर लोगों से कहा ये करो, फिर वो आप कंधे पर उठा के जो देते रहे राशन। आज थोड़ा सा आपने हुक्मरानों को कहा, अब अवाम की तरफ भी आते हैं कि हम लोग की भी अब देखें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, हमारा भी एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो रादर देन जो हमारी जो अगर आप सर्चेस देख लें, वो एक हम अनप्रोडक्टिव जो चीजें कर रहे होते हैं, बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव चीजों पे हम जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उसकी बजाय हमें भी डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखना चाहिए कि वो क्या क्या चीजें हैं वो कर रहे हैं। बार बार आपने एक मगरबी ममालिक का जैसे तस्करा किया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का भी इसमें जिक्र आया। तो मेरा अपना चूंकि इंटरेस्ट फुटबॉल वाली साइड पर ज्यादा है, तो अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि गैरी लिनेकर वहां के बड़े मशहूर एक होस्ट भी हैं और वो एक्स प्लेयर रहे हुए हैं। तो उन्होंने चूंकि वो बड़े जरा अपने जो एक्सप्रेसिव हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट की अभी रिसेंटली, ब्रिटिश में जो है इंग्लैंड में इमिग्रेशन लॉ पे उन्होंने बड़ी सख्ती की है, रिफ्यूजीज को वो अब अपने पास नहीं रखते, वरना पहले हम जैसे इंग्लैंड के बारे में देखते थे, हमारे अपने पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने वहाँ, हालांकि स्पोर्ट्समैन और ये इस तरह के रखने वाले तल्लुक को इन चीजों से जरा अपने को किनारा कशी रखते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनालिटी थी। उन्होंने कहा कि जो हमारे अब नई ये जो रूल निकला इमिग्रेशन लॉ, ये उन्होंने इसको लिंक किया 1930s के जो नाजीज का लॉ था ना, जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री में सख्ती की हुई थी कि कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता। तो इस पर एक बड़ी आउटरेज होगी, क्योंकि वो हम जैसे हमारा यहाँ का पीटीवी एक नेशनल चैनल है, उसी तरह वहां की जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है वो बीबीसी है। वो बीबीसी पे बैठे थे, तो बीबीसी पे प्रेशर था हुकूमत की तरफ से, उन्होंने कहा कि आप कैसे हो सकता है कि आपका प्लेटफॉर्म यूज करके एक बंदा जो है वो ऐसी ट्वीट्स कर रहा है। तो इस पे बीबीसी ने एक्शन लिया, उन्हें सैक कर दिया। अब अगर ये पाकिस्तान में होता तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज होनी थी, वो एक प्रेजेंटर सैक होता है, उसके बाद उनकी जगह को नया ले लेता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि अवाम का जो आता है, वहां उनके जो साथ दो गेस्ट उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं बैठेंगे। फिर इतना ज्यादा एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो गया सोसाइटी की तरफ से कि कोई बंदा वो शो होस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें, हालांकि बीबीसी इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, लेकिन उन्हें अपनी इतनी सारी अवाम में से एक भी बंदा इस तरह का नहीं मिला जो कि वो शो होस्ट कर सके। इवेंचुअली फिर उन्होंने वो शो रन किया विदाउट अ प्रेजेंटर, और 101 साल हिस्ट्री है बीबीसी की। 101 साल में पहली दफा ऐसा हुआ कि अवाम ने स्टैंड लिया और उन्हें फिर वो शो जो है विदाउट अ होस्ट प्रेजेंट करना पड़ा, और वो शो इसी तरह एक हाईलाइट रील चली। एक हफ्ते के अंदर अंदर फिर बीबीसी के जो खुद थे जो चेयरमैन है, उन्होंने आके गैरी लिनेकर से अपोलोजाइज किया और उनको दोबारा रीइंस्टेट किया। गैरी लिनेकर ने कहा कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं करना कि कोई बंदा जिसने इनकार किया मेरी जगह आने से, कि अगर मेरा तो एक वेट है, तो आप ये ना हो कि उसको सैक कर दें। तो उन्होंने इंश्योर किया कि ना जो ट्रीटमेंट उनके अपने साथ होगी, वही उन्होंने अपने कैमरामैन तक को उन्होंने जो है ना वो सपोर्ट किया, और वो शो फिर अब उसी तरह चल रहा है। तो ये बेसिकल होता है, जब अवाम एक बार खड़ी हो जाती है तो फिर जो इदारे हैं या जो हमें लग रहा होता है कि ताकतवर हल्के हैं, उन्हें भी बैक डाउन करना पड़ता है। तो हम लोग, जो मुझे यही फील होता है कि हम लोग लैग करते हैं कि इस साइड पे भी हमें अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड सही तरह नहीं करवाना आता, कि हमसे प्रेशर भी सही तरह नहीं क्रिएट किया जाता। तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि आप रादर देन जो आप इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं, वो सब इंसान ही हैं, उन लोगों ने भी ऐसी चीजें की है। हमारा सफर भी 75 साल का हो चुका हुआ है। तो हम कब तक इसी इंतजार में रहेंगे कि कोई बाहर से आएगा और उसके बाद हमें एजुकेट करेगा? अब हम खुद भी अपनी तरफ से एफर्ट करें। टॉप टू बॉटम अप्रोच तो मस्ट है, लेकिन हमें भी अपने एंड से चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वो चीजों को लेके चले। जी लाल, जिस तरह आपने जिक्र किया, देखे ना, एक कौम के इज्तिमाई शोर की तरफ ये इशारा करता है। एक शख्स ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया, सब ने कहा कि ये एक बड़ी वैलिड रीजन पे इन्होंने स्टैंड लिया है, इनको क्यों सैक कर दिया, हम भी नहीं करेंगे। देखें, साहब के वहां सबके लिए उनका पेट, उनके बच्चे, रोजी रोटी सब कुछ अहम होती है, लेकिन प्रिंसिपल के आगे कुछ नहीं है। अगर प्रिंसिपल आपने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो ये एक दीमक की तरह पूरी सोसाइटी को खा जाता है, रोट विद इन। और लोगों को बैक करने से जो है ना चीजें आती हैं, वो सब ने उनके पीछे बैक किया। अगर वो ना करते, रादर देन एक दूसरे की जड़ें काटते, जो हमने यहाँ बहुत ज्यादा देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जैसे है, बाहर भी हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो जैसे अगर आप देखते हैं ना, एक इंडियन बाहर जाता है तो वो अपनी एक सॉफ्ट इमेज ऐसी क्रिएट करता है कि लोग कहते हैं कि अब इसकी तरह के और बंदे हमें कंपनी में हायर करने चाहिए। उसके एवज अगर पाकिस्तानी दूसरी तरफ अगर आप उसको देखें, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं तो इधर आ गया हूं ना, मैंने ये फॉर्मूला किसी को बताना है,
ना किसी दूसरे अपने पाकिस्तानी भाई को एडजस्ट करना है। मतलब ये हमें एक सेल्फिशनेस क्रिएट हो गई हुई है। और कॉम बनने के लिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। उसके बगैर तो बहुत मुश्किल है कि हम ये, अगर हमारे अंदर एक सेल्फिशनेस हो तो हम आगे निकल सकें। फिर हमने अगले दिन भी बात की, इसके रूट कास्ट में जाना पड़ेगा ना। ये जहाँ से तरबियत हो रही है हमारे बिल्कुल जो बच्चों की, आने वाली नई नस्ल की, तो वहाँ पे ये उनके अंदर चैलेंजिंग और मुकाबला और मटेरियल ड्रिवन चीज़ें आ रही हैं। हमारे स्कूलों में, मदरसों में, घरों में ये चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी जा रही। तरबियत करते हुए सेल्फिशनेस के अगेंस्ट हमें खाना पड़ेगा। हमें सोसाइटी का, एक बड़ी सोसाइटी का, एक इंडिविजुअल का, एक बड़ा सोसाइटी का पार्ट बन के चलना सीखना पड़ेगा। इसी को नेशन कहते हैं, दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना। अच्छा, एक और चीज है जो जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जो है ना वो होती है, वो है कंफ्यूजन। यानी अगर आप देखें कि अब जैसे पाकिस्तान है, अब आम बंदे को यही नहीं पता कि वो पाकिस्तान की क्रिएशन की वजह क्या थी। अब वो नहीं पता तो उसके बाद, अब जैसे अगर हम ये मगरिबी ममालिक की मिसाल लें, वो बेस करते हैं ह्यूमैनिटी पे। अब हम लोग तो सेंस, हमारा तो रिलीजन में भी ह्यूमैनिटी है और आजकल जो है कौमियत में भी अगर आप देखें तो ह्यूमैनिटी जो है वो चलती है। तो हम लोगों में यही क्लैरिटी नहीं आ सकी हुई कि हम लोगों ने क्या चीज फॉलो करनी है। उसी की तरह अगर आप आगे देखें, अगर एजुकेशन की आपने बात की, वही बात करते हैं ना, जिस आप करिए वही आपको लगता है रूट कॉज है। एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए था कि हम जो है, हमारी नेशन या हमारी जो बच्चे हैं उनको तालीम प्रोवाइड कर सकते। लेकिन हमने एजुकेशन को बनाया हुआ है कि एक तो पहले वो नंबर लेने वाली मशीनें बनी हुई हैं, उसके बाद उन्हें डिग्री हासिल करनी है। अब डिग्री के बाद भी उनका मकसद है कि एक नौकरी लेना। देखें ना, बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि तालीम का मकसद शऊर बेदार करना है, लेकिन जो तालीम देने वाले इदारे हैं उनका मकसद तो पैसे कमाना है। उनका वो मकसद तो पूरा हो रहा है। जो काम जिस मकसद के लिए किया जाता है वो बस उतना ही आपको उसका एवज मिलता है। जो देने वाले हैं उनका मकसद पैसे कमाना है, वो पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस, यानी पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हुआ ना। और जिस मकसद के लिए हासिल की जा रही है वो पैसे कमाना है, वो भी उनको जो उनकी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जॉब तो दिलवा देगी और पैसे भी आ जाएंगे। हमारा पूरा इकोसिस्टम ही तबाह बर्बाद हुआ है। हमें इसको बैठ के एज ए कौम गौर करके इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना वी आर गोइंग डाउन द हिल वेरी फास्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जैसे हम इसी नोट पे चाहेंगे कि एंड करें कि हर कोई जो है ना वो अपने तौर पे सोचे कि आप जो है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो भी आपने अचीव करना उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। अलोंग द लाइंस ये है कि आप जो है ना ओवरऑल अपने आप को एजुकेट करें और सेल्फ एलिवेट करें। ये बहुत जरूरी है ताकि हम, ये है कि जो 75 साल में हमने गलतियां की वो आगे हम रिपीट ना करें। इस बात पे आप लाजमी सोचिएगा और हमें इस सब से अपनी कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।